बीएससी नर्सिंग करना है और सर किसी प्राइवेट से नहीं गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना है, तो सर क्या करें, कैसे करें? तो ज्यादातर जो बच्चों की उम्मीद लगी होती है वो है अपनी एएमयू। सर एएमयू से करना है, बीएससी नर्सिंग करना है और उसी में अपना कैरियर बनाना है। वाकई में इसके अंदर कैरियर भी खूब अच्छा है। तो मैं आपको बच्चों कुछ टिप्स वगैरह देना चाहूंगा कि किस तरीके से हम एएमयू के अलावा कहीं और भी फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, हम लोग बात करेंगे आज ऑल ओवर इंडिया में बीएससी नर्सिंग की, कहाँ कहाँ हमारे पास वैकेंसीज हैं, कहाँ कहाँ हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। एम्स दिल्ली में बीएससी नर्सिंग में कि हम जाएं कैसे? बच्चों को सिर्फ क्या पता होता है कि सर सिर्फ बीएससी नर्सिंग या सिर्फ एम्स ही है जो सिर्फ दिल्ली के अंदर है, बट नहीं बेटा। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में आपके 18 एम्स हैं, बहुत सारे एम्स हैं बच्चों। हमें सिर्फ क्या पता है कि दिल्ली के अंदर ही एम्स है। 18 एम्स हैं दिल्ली के अंदर नहीं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो भाई वहां पर भी बीएससी की नर्सिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है और बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटीज से यहाँ आते हैं एएमयू के रिगार्डिंग बीएससी नर्सिंग करने के लिए। तो मैं उन लोगों के लिए भी अच्छी बात है, आप करें एएमयू से, बहुत अच्छा फायदा है। लेकिन मैं उन लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि आप फॉर्म एम्स में भी भरें। भाई एम्स में भी खूब अच्छी सैलरी होती है। आज हम यहाँ पे सब डिस्कस करने वाले हैं कि और बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग कहाँ कहाँ पे हमें वैकेंसीज मिल सकती है, कहाँ कहाँ पे हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एम्स दिल्ली के अलावा कहाँ कहाँ पर है, आज हम सारी चर्चा करने वाले हैं। कि सर अक्टूबर आ चुका है, अक्टूबर से अगर हमारा पेपर अप्रैल मई जून किसी भी मंथ में होता है तो उसकी हम स्ट्रेटेजी कैसे बना के चलें, थोड़ा अभी स्टार्टअप कैसे करें, और जब तक हमें पूछना है हम अपने आप को 100% एक्यूरेसी के साथ काम कैसे करें और अपने को पूरा बिल्डअप कर लें, कैसे काम करा जाए। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है, जो उसका कमेंट आ रहे हैं कि खासकर पीसीबी वालों के रिगार्डिंग, जिनके पास बायोलॉजी उनके रिगार्डिंग, सर फिजिक्स में बहुत दिक्कत आती है, क्या करा जाए? तो बच्चों फिजिक्स के रिगार्डिंग, फिजिक्स को पढ़ना कैसे है, कैसे उस पर काम करना है, इतना हमें तजुर्बा हो गया है आप लोगों को पढ़ा पढ़ा के। कोई भी इसमें आपकी और प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों मैंने आपको नंबर भी दे रखा है, आज दोबारा नंबर दे रहा हूँ आपको। तो आप इस नंबर पे बच्चों आराम से कॉल करके सर कैसे हमें काम करना है हमारी काउंसलिंग कर दीजिए, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप कहानी को आगे बढ़ा के चलें कि सर हमें फिजिक्स पर्सनली पढ़ना है या फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो, सर फिजिक्स हमें ट्यूशन के तौर पर, कोचिंग के तौर पर, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में आपको पढ़ना है, तो आप बच्चों इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि सर आज अब हम इसको स्टार्टअप से लेके एंड तक, एंट्रेंस तक, अक्टूबर से लेके एंट्रेंस तक का एक टाइम टेबल कैसे बनाए और क्या हम अपने अंदर मोटिवेशन लेकर आए तो इसमें हम काम कर सकें। सबसे पहले मैं आपसे एक बात ये कहूंगा मोटिवेशन से पहले कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हम लोग स्टार्टअप तो कर देते हैं और एंड तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन बीच की जो कहानी होती है उसमें हम अपनी रेगुलरिटी और एक्यूरेसी पे काम नहीं करते। स्टार्टअप में बड़ा जोश जोश होता है कि भाई निकालना निकालना। देखो ये बात ध्यान रखो भाई, एक बार अगर नाम आ गया, तुम्हारी नहीं, तुम्हारी आने वाली जनरेशन होगी ना, तुम्हारे जो बालक होंगे भैया, उनकी जिंदगी भी पटरी पर आ जाएगी। तो टेंशन माथा बच्ची नहीं करनी पड़ेगी। जब तुम खुद स्टेबल हो जाओगे तो आने वाली जनरेशन को भी स्टेबल कर लोगे और जो प्रेजेंट तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे माँ बाप है, उनका नाम भी रोशन कर पाओगे और उनकी लाइफ को अभी उनको भी अच्छा से अच्छा स्टेबल कर सकते हो। इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, खाली बस ये हम 7 से 8 महीने की मेहनत है, इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप कहानी देख लो। पता तो कुछ नहीं होता है सर, कैसे क्या करना, कैसे करना है, ये हम बता रहे हैं। वीडियो को देखो आराम से और स्टेप बाय स्टेप जरा कहानी समझ लो, करना क्या है यहाँ पे अब। अच्छा, अभी जो मैंने अपना एक टारगेट सेट करा है, मैंने टारगेट सेट करा है जून का, कि जो एम्स के जितने भी पेपर्स जो मैंने एनालाइज करे हैं वो मई जून में ही हमें मिलते हैं, तो मैंने जून का टारगेट सेट कर दिया है। अक्टूबर से हम लगाएं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, तो जून में पेपर होगा, उससे पहले हमारे पास 8 महीने हैं पूरे पूरे। ठीक है बच्चों, है ना। 8 महीने के अंदर हम 8 महीने की स्ट्रेटेजी को कैसे लेके चले। पहला मुद्दा सुनो मेरी बात, में कहना क्या चाह रहा हूं। पहले याद रखो, जिस कोचिंग से जहां पे भी आप पढ़ रहे हो या आप अपना पर्सनल पढ़ रहे हो, तो पहले भाई जो तो आपके पास नोट्स हैं या आपके पास जो कुछ भी है उसको ध्यान से लो। जो आपका टीचर क्लास में बता रहा है उसको ध्यान से सुन लो। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टीचर ने क्लास में बता दिया ना, मेरे भैया खाना पीना एक तरफ खा लेना, बाद में खा लेना, लेकिन 15-20 मिनट उसको रिवाइज जरूर करें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ स्टडी वाला, ये वाला पोर्शन जो टीचर क्लास में पढ़ा देता है। एक बार मेरी बात मान लेना, 15-20 मिनट जो टीचर ने पढ़ाया, ऐसे पढ़ाया था सर, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे आ रहा था, वेक्टर्स ऐसे ऐसे कट रहे थे, बोल बोल के लिख के, बोल बोल के लिख के जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको एक बार स्टडी जरूर कर लिया करो। 15 से 20 मिनट लगेंगे, उसी दिन कर लिया करो, उसी दिन कर लिया करो। अरे मैं तो ये कहता हूँ जब क्लास खत्म हो जाए कोचिंग में बैठ के ही कर लिया करो, जहां बैठे हो वहीं बैठ के कर लिया करो, चाहे ऑनलाइन हो
ऑफलाइन हो, वहीं पे कर लिया करो। 15-20 मिनट बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं वाले, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करना, जो तुम्हारे पास बुक्स हैं स्कूल लेवल को क्वेश्चन सॉल्व करा करो। तुम डायरेक्ट कंपटीशन में पहुंच जाते हो, डायरेक्ट पीवाईक्यू पकड़ लेते हो, नहीं बच्चा, अभी तुम सीख रहे हो। नोट्स करने के बाद, रिविजन करने के बाद फिर स्कूल लेवल प्रॉब्लम करो करो। 2 और 2 6 हो गए, 2 और 2 9 हो गए, 12 हो गए। स्कूल लेवल जो प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम, वो सॉल्व करो। जब वो क्लियर हो जाएंगी फिर अगली सीढ़ी पे आ जाओ। जो सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं क्वेश्चन की, जो बुक्स तुम्हें मिली होती हैं अपनी कोचिंग से या कहीं से, जो तुम्हारे पास बुक्स हैं उनको सॉल्व करोगे। और जिस चैप्टर की बात कर रहे हो, पहले एक चैप्टर को पकड़ लेना अपने आराम से, है ना। मान लो तुमने पकड़ लिया है मोशन इन वन डायमेंशन, तो उसी चैप्टर के रिगार्डिंग क्या करो, जो उनके सॉल्व क्वेश्चन है ना, उनको करा करो। आंसर देख के नहीं, सिर्फ सॉल्व क्वेश्चन को देख के करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ा करो उसको आराम से, चीजें देखिए उसको ग्रैब करके लिख लिया करो। जब वो हो जाए फिर अपने थोड़े से वो आते हैं 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले, थोड़े क्वेश्चन फिर यहाँ करा करो। उसके बाद जाया करो कंपटीशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तुम्हारे अंदर जब इतना काम कर लोगे ना, और जब तुम कंपटीशन क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक अलग से ही मोटिवेशन आएगा, धाए 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 ये सारे क्वेश्चन ऐसे तुम सॉल्व कर दोगे। और फिर लास्ट में क्या पकड़ लिया करो, जो पीवाईक्यूज आ चुके हैं कम से कम 7 साल के, पीवाईक्यू पकड़ के उसको सॉल्व करके उस चैप्टर के रिगार्डिंग फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आया करो। ये तरीका अप्लाई करो इसके अंदर। तुम लोग क्या करते हो, सर कौन सी बुक लूं, वो बुक लूं, वो बुक लूं, अरे पूरी अलमारी भर दी बुकों से और पढ़े भी नहीं रहे। ये गलती करते हैं बच्चे। बुक आ गई है, संतुष्टि मिल गई, बुक आ गई, पढ़ लूंगा। अरे भाई पढ़ेगा, बुक मत पढ़ो, बुक पढ़ना लास्ट में आने के बाद पढ़ना, पहले इतना काम कर लो। इतना काम होने के बाद फिर अपनी पढ़ना भैया एनसीईआरटी को, और एनसीईआरटी को स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन पढ़ना। आप एनसीईआरटी तौर पर डिपेंड करता है, तुम चाहे इसको स्टार्टिंग में ले लो, अपने नोट्स के साथ में पढ़ लेना, या फिर लास्ट में पढ़ लेना। लेकिन मेरी मान्यता आपसे ये रहती है कि एनसीईआरटी को जब नोट्स बनाओ ना, नोट के साथ साथ जब ये पढ़ना, तब तुम्हें और फायदा रहेगा। ताकि जितनी तुमने जर्नी पूरी कवर अप करी है अपनी, वहां बहुत आसान मिल जाएगा। तो मुझे एनसीईआरटी लास्ट में लेते हैं, बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, वो उतना करने के बाद फिर एनसीईआरटी पकड़ते हैं। मेरी बात मानना, एनसीईआरटी को जब नोट्स पढ़ो तभी पढ़ लेना आराम से। अच्छा, अक्टूबर में बच्चों हमने शुरू करा है रिवीजन। हाँ, रिवीजन पूरा करना। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए भैया, कि भैया प्रोजेक्टाइल मोशन में कंपोनेंट्स ब्रेक होते हैं, एंगल थीटा कहाँ से बनना है, एक्स से बनना है या वाई से बनना है। अब एक्स से बनाया तुमने वही याद कर ले, यू कॉस थीटा। अरे अगर वाई से बन गया तो यू कॉस थीटा तुम्हारा, फिर ये वाला भी तो हो जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए कि एंगल थीटा कहाँ पे है। मतलब जरूरी नहीं कि एंगल थीटा की बात हो, किसी भी कॉन्सेप्ट की बात करो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, किसी की भी बात करो, हर चीज के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो बच्चों, ये 8 महीने का हमने एक रूल बनाया है, काम कैसे करना है ये बताया, और रोड मैप की मैंने बच्चों ये बताया है। एनसीईआरटी भैया तुम बायोलॉजी में लाइन बाय लाइन पढ़ा है, क्योंकि देखो एनसीईआरटी बायोलॉजी तुम्हारा अच्छा इस पूरा 30 मार्क्स का आएगा। तो 30 मार्क्स का आगे तो भाई तुम्हें स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है, लाइन बाय लाइन पढ़नी है, डिट्टो क्वेश्चन और रोड कैसे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने एनालाइज करके, जो टीचर है मेरे बायोलॉजी के उनसे बात करके, केमिस्ट्री टीचर बात करके, पूरा एनालाइज करके पूरा ये चार्ट बनाया है मैंने इसके अंदर। अच्छा, अब आते हैं बच्चे, देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड देखो पहले पूरा बेसिक बनाओ, है ना। फॉर्मूले शीट अपने तैयार करो अपने आराम से। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप काम करोगे ना, जो मैं प्रक्रिया बनाई है, कोई दिक्कत कुछ नहीं आने वाली। लेकिन ध्यान रखना, मोबाइल घड़ी वड़ी जो कुछ है सबको नाली में फेंक देना, तब स्टडी करने वाली। वो भी पेंसिल लेके ये नोटिफिकेशन से बंद कर देना, व्हाट्सएप सबके, तो काम करना, तब तो मजा आएगा पढ़ने के अंदर। अदरवाइज 2 मिनट चला लूं, 2 मिनट चला लूं, सब बेकार हो जाएगा। अब आओ देखो भैया, हैबिट डालो किसकी, रिवीजन की। अब रिवीजन ये नहीं है सर क्लास में पढ़ाया है, वो तो है ही इंपॉर्टेंट, 15 से 20 मिनट वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो तुमने कल पढ़ा वो कब पढ़ोगे, जो तुमने कल पढ़ लिया है, जो परसों पढ़ लिया है, उसका एक चार्ट बनाओ। 2 घंटे सिर्फ तुम्हें किसको देने हैं, रिवीजन का देने हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 8 घंटे का शॉर्ट बांध दो, 24 घंटे का। 8 घंटे अपने सोने में लगा दो, 8 घंटे जहाँ चाहो वहां बाबू सोना करना है, बाबू सोना कर लो, जो करना है वो कर लो। 8 घंटे जो बचे हैं तो इसको अपने आराम से स्टेप बाय स्टेप बनाओ। 8 घंटे में 2 घंटे का रिवीजन हो गया, 2 घंटे की बायोलॉजी हो गई, 2 घंटे की केमिस्ट्री हो गई, 2 घंटे की फिजिक्स हो गई, ठीक है। आगे आ जाओ, वीकली मॉक टेस्ट, जो तुम्हें कोचिंग में हो या किसी, या हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मॉक टेस्ट भी कराते हैं। वीकली मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो भी तुम्हें इसके अंदर रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आएगी इसके रिगार्डिंग, और सब मॉक टेस्ट के थ्रू वो पूरी की पूरी क्लियर हो जाती है। तो वीकली मॉक टेस्ट जो होते हैं कोचिंग में, जहां तुम पढ़ रहे हो वहां पे, तो वो हमेशा ध्यान से रखा करो उस चीज के अंदर, है ना। आप जनवरी में, मार्च में फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, टेस्ट सीरीज करेंगे। जहां तुम जिस कोचिंग में कर रहे हो उसकी टेस्ट सीरीज जो होती है वो जैन से शुरू हो जाती है, उनको जरूर करना। सर मैंने तो पढ़ा नहीं था, ये वाली टेस्ट सीरीज छोड़ दूं? अबे भाई, पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, टेस्ट सीरीज में जरूर बैठना। क्वेश्चन की अप्रोच बनाना तुम्हें मिल जाएगी, बैठने की आदत मिल जाएगी, फिर बैठना कैसे है, अप्रोच कैसे बनानी है, फिलअप कैसे करना है, ड्रेन कैसे करना है क्वेश्चन को, है ना। तो ध्यान रखना, जितने भी एम्स के पेपर है हमारे पास, इन्हीं
इन्हीं प्रैक्टिस टेस्ट के साथ 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 एम्स की पीवाईक्यू भी लेके चलना। पहले तो साथ साथ हमने जब चैप्टर करो उसके साथ ये भी लेके चलना, साथ में जब टेस्ट सीरीज आ जाए तो उसके साथ अपने पीवाईक्यू उसको भी लेके चलना। एक टाइम टेबल सेटअप करो बढ़िया तरीके से, तब इसको हमें बनाना। अब फिर जब तुम्हारे पास बच्चों एक फिर ऐसे करते 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 कुछ पार्ट्स फिर भी ऐसा हो जाता है हमारे पास। मान लो तुम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हो, तुमने उसमें टेंशन पढ़ लिया, नॉर्मल पढ़ लिया, ठीक है ना, और स्प्रिंग फोर्स पढ़ लिया। अब प्रॉब्लम हमें कहाँ पे क्रिएट होती है, प्रॉब्लम बच्चों हमें क्रिएट होती है कहाँ पे, प्रॉब्लम होती है हम लोगों को कहाँ पे कि जब फ्रिक्शन की बात आती है। कुछ टॉपिक्स हमारे पास ऐसे हो जाते हैं जो बिल्कुल हमारे पास दिक्कत करते हैं, जैसे जस्ट लाइक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बच्चों हमें कहाँ मिलता है, फ्रिक्शन हमें मिलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बिल्कुल लास्ट टॉपिक है हमारा। और जब हम उसमें प्रॉब्लम आती है तो वो अगर क्लियर नहीं हो पाया है और टीचर तुम्हारा क्लास में आगे बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाना। जो टॉपिक्स तुम्हारे रह जाए, जो उसमें तुम्हें दिक्कत आ रही हो, उसको फिर इस पार्ट में करना। कब करना, जैन के अंदर कुछ टाइम टेबल फिक्स कर लेना अपना जैन से कि भाई ये वाले पार्ट के अंदर मैं ये वाला जो पोर्शन मेरा वीक था उसको मैं क्लियर करूंगा। कब पहुंचते 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 तुम्हारा फिर एग्जाम टाइम आएगा और एग्जाम में एग्जाम देकर आना और वहां से एक डिब्बा मिठाई का लेकर आना, तुम्हारा नाम आ चुका होगा अगर तुम ये पूरी स्ट्रेटजी फॉलो करोगे। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिर आप आगे क्या करना है। तो ये जो होता है ना, ये जो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ वो क्या करते हैं, सिर्फ जो क्लास में कराया चैप्टर वाइज वो टेस्ट करते हैं। जब चैप्टर वाइज टेस्ट होने के बाद फुल्ली मॉक टेस्ट होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फुल्ली मॉक टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखना। फुल्ली मॉक टेस्ट देना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवाइक्यूज के साथ शॉर्ट नोट का रिवीजन, ये ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सारा काम बच्चों तुम्हें किस पर करना है, एक्यूरेसी को बैलेंस बना के करना चाहिए। एक्यूरेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 100 क्वेश्चन आ गए हैं और 100 क्वेश्चन में तुम चाहते हो समय 80 क्वेश्चन हो सही हो जाए, तो भाई 80 क्वेश्चन करके आओ और 80 सही हो जाए, ये होती है तुम्हारे पास बच्चों एक्यूरेसी। समझ में आ रही है, एक्यूरेसी बड़ी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर। अक्टूबर से ही स्टार्ट करना है, बड़ी यहाँ से लेके चलना है और भैया बस एक कदम आज उठाओ, बाकी रास्ता बनता रहेगा या बनाता रहूंगा। चलो शुरू करते हैं तैयारी एक सिलेक्शन वाली। कहने का मतलब क्या है, आप लोग बस कदम को आगे बढ़ाओ, मैं धीरे धीरे जहां आपको प्रॉब्लम आएगी मैं आपके हमेशा साथ रहूंगा, चाहे वो सब्जेक्ट के माध्यम से हो, चाहे आपको मोटिवेशन के माध्यम से हो, चाहे फिर काउंसिल के माध्यम से हो। नंबर मैंने आपको दे रखा है, कोई प्रॉब्लम आए खासकर बीएससी नर्सिंग वालों के लिए, किसी भी एम्स कॉलेज के लिए, तो भाई आप पूछ लेना, मैं आराम से तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। और जब बच्चों आगे अच्छा सिलेबस की बात करें, सर कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने वो भी लिख दिया है कि बायोलॉजी में है, फिर केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में है और जीके में हमारे पास 10 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। फिजिक्स में आपके पास जो कोई भी रिगार्डिंग हो उसके लिए हम लोग यहाँ पे तैयार हैं। सारी आपके जो भी लेक्चर्स हैं सारे इसी चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे कि कहाँ कहाँ आपको कहाँ क्या कैसे कैसे। तो फिर भी आपके बस कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कुछ पढ़ना हो तो आप कमेंट बोर्ड पर बोलिए सर हम कैसे तैयारी करें, क्या हमें पढ़ना है, सर हमें कैसे काम करना है। कई बार बच्चों आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर आएगा तो घबराने वाली बात नहीं है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी आराम से उसको पढ़ सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी याद रखना, 0.33 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, उसको भी याद रखना। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 12 का पेपर होगा और 18 एम्स कॉलेज हैं, दिल्ली नहीं, इसके अलावा बच्चों 18 एम्स कॉलेज है जहां पे हम लोग अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो सोचो भैया कितनी सारी सीट्स हैं हमारे पास। हम लोग क्या बोलते हैं सर सीट्स नहीं है, तो दिक्कत आपकी नहीं है, जिसको पता ही नहीं होता है। बस बात समझ में आई। 18 एम्स कॉलेज हैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए, हर जगह भैया वैकेंसी है, हर जगह फॉर्म अप्लाई करो, तो कहीं ना कहीं तो हुई जगह पे चांस है बच्चों। अब आते बच्चों लास्ट स्लाइड पे आते हैं, बात करते हैं इसके अंदर कि भैया एम्स कहाँ कहाँ पर है। कुछ इंपॉर्टेंट जो मेरे नजर में अच्छे एम्स हैं, भी सब जगह अच्छी है, लेकिन जो एक्यूरेसी हमें अच्छी प्राप्त होती है वो मैंने कुछ यहाँ पे नाम लिख दिए हैं। तो आप इन स्टेट में जाके, इन सिटी में जाके इन एम्स के बारे में और मालूमात कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए इसके अंदर। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी उसको कमेंट में आप बोल सकते हैं। और जिन लोगों को भाई सिलेक्शन इस साल लेना है, जो इस साल के लिए 2026 के लिए काम कर रहे हैं, तो कमेंट में जरूर बोलना कि सर मैं 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो सर मुझे बताइए मैं क्या करूँ, मुझे बेस्ट ऑफ लक दीजिए या विशेष दीजिए, कुछ भी बोलना, इस कमेंट जरूर करना जो 2026 वाले बच्चे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर फ्यूचर।